भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिन की अपनी यात्रा पर इसराइल पहुंच गए। इसराइल पहुंचने पर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने और उनकी वाइफ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का भव्य दिव्य विशाल विराट स्वागत किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इसराइल के कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह होने, उसकी डिटेल अभी साझा नहीं की गई है। बाद में जो भी तफसील हासिल होगी उस पर फिर कभी बात करेंगे, बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी इसराइल ऐसे वक्त में पहुंचे हैं जबकि दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष इसराइल आना नहीं चाहता है। इसराइल के साथ दूरी बनाए हुए नेतन्याहू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वॉर क्रिमिनल घोषित है, उसके खिलाफ वारंट इशू है और वो अपने मित्र देश यूरोप के भी देशों में सफ़र करने से बच रहा है, नहीं जा रहा है वहाँ। डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का जब ऐलान किया था, नेतन्याहू को वहाँ होना था लेकिन वो वहाँ नहीं गया था स्विट्ज़रलैंड के, उसकी गिरफ्तारी हो सकती थी एयरपोर्ट पे उतरते ही। अमेरिका जाना होता है नेतन्याहू को तो वो पूरा रूट उसको बाईपास करते हुए अमेरिका जाता है। जिन देशों ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई है या गिरफ्तारी के, उन्होंने कहा हुआ है 7 अक्टूबर 2023 को फ़लस्तीन के जो ग्रुप्स हैं उन्होंने जो हमला किया था इसराइल पर, उसके वक्त में कुछ देशों के, यूरोप के देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ गए थे इसराइल। तो वो इसलिए गए थे कि जैसे किसी की मौत हो जाती है तो दुख में लोग पुरसा देने के लिए जाते हैं, तो उस गम में, उस दुख में शामिल होने के लिए गए थे। और दुनिया के जितने भी मुल्क हैं उन्होंने फ़लस्तीन के ग्रुप हमास वगैरह की तरफ से जो हमला इसराइल पर हुआ था उसको कंडेम किया था। लेकिन बाद में जो इसराइल ने किया वह कत्लेआम है, जिसको लेकर के यूरोप के मुल्कों में, अमेरिका में बहुत बड़े प्रोटेस्ट किए वहाँ के अवाम ने। भारत में प्रदर्शन करने वालों को बाकायदा गिरफ्तार किया गया। और परेशान किया गया। एक भी देश का कोई भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इसराइल नहीं आ रहा है। भारत के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचे और इसको लेकर के मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें हो रही हैं कि उनको नहीं जाना चाहिए था या वो क्यों गए हैं। तो उसी पर हम थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। और एक ये कि मीडिया में बात होती है कि भारत और इसराइल के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, तो उस पर भी हम डिटेल में आपको बताएंगे ये जो रिलेशन है कैसे हैं। 1948 में इसराइल के वजूद में आ जाने के बाद, बना देने के बाद, जब वो देश बना दिया गया, इसराइल की जंगें चलती रहीं अरब के देशों से। भारत ने इसराइल के साथ बाज़ाब्ता रिलेशन कायम किए 1960 में। 1968 में प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब आईबी की स्थापना की तो उन्होंने आईबी चीफ को बोला कि आप 24 आवर मोसाद के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। उस वक्त तक मोसाद दुनिया की एक नामी गिरामी खुफिया एजेंसी बन चुकी थी, इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने। इसके बाद भारत के रिश्ते बने रहे। 1992 में भारत ने इसराइल को मान्यता दी एक देश के रूप में। इस दौरान भारत के अंदर जो कट्टरपंथी लोग थे, काम कर रहे थे, मुस्लिम्स के ख़िलाफ़
भारतीय मुसलमानों के खिलाफ, और जो बाबरी मस्जिद को लेकर के पूरा कार्यक्रम चल रहा था वो इसराइल के सलाह मशवरे पर था। बाबरी मस्जिद को जब तोड़ा गया, शहीद किया गया, उसे कैसे गिराना है, किस जगह से हिट करना है, ये तमाम तैयारियां इसराइल के साथ सलाह मशवरे के बाद फिर जो कट्टरपंथी संगठन है उसने की थी। 92 के बाद जब भारत में आतंकवादी हमले शुरू होते हैं, जगह जगह धमाके हो रहे थे, हमले हो रहे थे। अब यह कोई चूँकि सूचना का दौर है तो चीज़ें छिपी नहीं रहीं। जो बाद में जाके जानकारियाँ हासिल हुई उसमें मालूम हुआ कि भारतीय खुफिया एजेंसी RSS ये शामिल थे इन धमाकों में, इन हमलों में। इस पर आप मुंबई के कमिश्नर, पूर्व कमिश्नर SM मुशर्रफ की किताब हु किल्ड करकरे पढ़ सकते हैं, उनके वीडियोज देख सकते हैं। मुंबई हाई कोर्ट के जज पाटले साहब के वीडियोज आप YouTube पर देख सकते हैं, आपको बहुत सारी डिटेल उसमें मिल जाएंगी। पाटले साहब बताते हैं उस एक वीडियो में कि मेरे पास जानकारी है RSS ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से 24 करोड़ रुपए लिए हैं, जिसका उन्होंने पिटीशन दायर की थी मुंबई हाई कोर्ट में। वो पिटीशन फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वो नत्थी कर दी गई बाबरी मस्जिद केस के साथ। ये जानकारी पाटले साहब ने अपने YouTube में दी हुई है, YouTube वीडियो में। और उस पिटीशन पर जो उन्होंने आरोप लगाए थे RSS के ऊपर कि मोहन भागवत ने 24 करोड़ रुपए ISI से लिए हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको बाबरी मस्जिद के साथ ही निपटा दिया गया। आगे चल के फिर मुंबई ATS ने जांच की। तो उड़ीसा के कंधमाल में ईसाइयों के चर्च जलाए गए थे, गांव जलाए गए थे, और वहाँ फादर स्टेन की भी हत्या कर दी गई थी और बहुत सारे लोगों की हत्या की गई थी, जिंदा जला दिया था उनको RSS के लोगों ने। उसमें जब ATS, मुंबई ATS बनी हेमंत करकरे की अगुवाई में, सालास्कर की उसमें साथ थे और बहुत सारे लोग, उसने बताया कि इन जो आतंकवादी हमले इनमें RSS के लोग शामिल हैं। पूर्व सेना के अधिकारी भी उसमें शामिल थे। एक नेक्सस वहाँ से जो था उजागर हुआ कि सेना का भी इन्वॉल्वमेंट है, सेना के अधिकारियों का है। हम बात करेंगे इसराइल के ऊपर, लेकिन हम कुछ और भी बात कर रहे हैं, वो आप समझें, सुने। हाल ही में अभी 3 महीने 4 महीने पहले एक इंटरव्यू द वायर ने RSS के एक पूर्व वर्कर का किया। उसने बताया कि मैं इंद्रेश कुमार के संपर्क में रहता था और हम लोग पंजाब में थे, पंजाब से फिर जम्मू पहुँचे, यानी RSS की टीम जम्मू पहुँची, जम्मू कश्मीर। वहाँ हम लोगों ने सेना के कैंपों में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। ये वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएगा, द वायर पर। हाल ही का वीडियो, 4-5 महीने पुराना, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। आज जानकारी मिली कि सेना के एक अधिकारी को जो बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात थे, उनके यहाँ छापा पड़ा और उनकी गिरफ्तारी हुई है। 75 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा उनके घर से बरामद हुए हैं। 35 करोड़ रुपए उनके पास से बरामद हुए हैं। हम जो बदलाव देश के अंदर देख रहे हैं पिछले 3-4 दशक, 5 दशक में, तो देख रहे हैं कि इसराइलियन मॉडल भारतीय गवर्नेंस में, इंडियन पॉलिटिक्स में किस तरह से शामिल हुआ, उस पर कैसे काम हुए।
आतंकवाद की भेंट भारतीय मुसलमान चढ़ाए गए, जबकि वो वारदातें किसी और की हुई थी। इंद्रेश कुमार, मोहन भागवत के नाम लिए जो लोग पकड़े गए थे, एटीएस ने गिरफ्तार किए थे, उन लोगों ने कोर्ट में जज के सामने 164 के बयान में बताया कि इन आतंकवादी हमलों की जानकारी मोहन भागवत को भी थी, इंद्रेश कुमार को तो थी ही। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो जांचें बंद हो गई 2014 में नई सरकार आरएसएस की जो बनी उसके बाद। अब जब 2014 में आरएसएस की सरकार भारत में बनी, जिसके प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उसके बाद से जो कुछ देश के अंदर हो रहा है उससे सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। एक बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को शहीद हुई थी। सैकड़ों मस्जिदें इन 12 साल के अंदर देश भर में बुलडोजर से गिरा दी गई हैं, अवैध बता करके। सैकड़ों मदरसे ढा दिए गए, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए। यह जो बुलडोजर का राज है वो इस्राएलियन मॉडल है। भारत 2 मॉडल्स पे काम करता रहा है लंबे वक्त से। वो स्पेन का मॉडल है और इसराइल मॉडल। स्पेन में 700 बरस जो मुसलमानों की हुकूमत रही थी वो किस तरह से ख़त्म हुई, ऐसी जानकारियां हैं कि इसको जानने के लिए यहाँ से हमारे उच्च अधिकारी जाते थे स्पेन और यूरोप के मुल्कों में, यूके वगैरह। वहाँ से फिर वो जानकारी हासिल करके आते थे और फिर वो जो था इम्प्लीमेंट करते थे भारत के अंदर। इसराइल जाते थे, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के या वहाँ से जानकारी हासिल करके फिर भारत में पैलेट गन का इस्तेमाल हो या बुलडोजर का, यह इसराइलियन मॉडल है कि भारत में जो माइनॉरिटीज़ हैं या माइनॉरिटी मुस्लिम्स है उसको हम कैसे एलिमिनेट करें। मुस्लिम मुक्त भारत 2014 में एक नारा और दिया गया था, कांग्रेस मुक्त, तो उसमें मुस्लिम मुक्त भारत भी है आरएसएस के एजेंडे में। इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाना है, भारत को अखंड भारत बनाना है, एक ही मॉडल है दोनों का। तो भारत के जो प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे, जबकि दुनिया में कोई देश, आप देखें यूरोप के देशों को, कोई राष्ट्राध्यक्ष वहाँ नहीं आ रहा। जो भी आ रहे हैं अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर, स्टेट के मिनिस्टर या कोई सैन्य अधिकारी, वो लोग इसराइल की विजिट करते हैं। बाकी आप देखेंगे यूके हो, इटली हो, फ्रांस है, जर्मनी है, वो भी नहीं जा रहे हैं वहाँ पर, जबकि इनके तो वो सर्वे सर्वा हैं, इसराइल का पालन पोषण सब वो करते रहे। लेकिन जो जेनोसाइड इसराइल ने किया, कत्लेआम किया, उसमें जो सरकारी आंकड़े 80,000 से ज़्यादा लोग, फ़लस्तीन की अथॉरिटी की तरफ से जो आंकड़े हैं उसमें 80,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, 20,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे हैं और 16,000 से ज़्यादा औरतें शामिल हैं। 2 लाख के करीब जख्मी बताई जाती हैं, ये हम सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। 1,71,000 जख्मी बताए जाते हैं, उसमें परमानेंट डिसेबल हुए हैं वो भी 43,000 के करीब है। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, ऐसे पूरा जो फ़लस्तीन का इलाका है, गाज़ा, वेस्ट बैंक, वो ढा करके बिल्कुल खंडर बना दिया गया। कोई स्कूल, कोई अस्पताल नहीं बचे। टेंटों में रहने के लिए आज इस वक्त मजबूर हैं फ़लस्तीनी। जब यह जंग चलती रही इसराइल और हमास की, उस दौरान भारत की तरफ से हथियारों की आपूर्ति इसराइल को की जाती रही।
भारत ने हथियार भेजे या बेचे इसराइल को, जिनका इस्तेमाल हुआ फ़लस्तीनियों के नरसंहार में। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी को अरब के देशों में सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कतर, यूएई, इजिप्ट, जॉर्डन, यहाँ के सर्वोच्च जो अवार्ड हैं वो हासिल हैं। अरब के देशों ने सबने मोदी साहब को सम्मानित किया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को सम्मानित किया हुआ है अपने सबसे बड़े अवार्ड दे करके। अब वो इसराइल पहुंचे हुए हैं। 2017 के बाद ये जाना हुआ है। इस दौरान एप्स्टीन का जो मामला है वो सामने है, दुनिया के बवाल मचा हुआ है पूरी दुनिया में, और अब तक बहुत सारे लोगों का इस्तीफ़ा हुआ है इस पर, एप्स्टीन फाइल्स। उसमें भारत के भी लोगों के नाम शामिल हैं, और एप्स्टीन के जो मेल से खुलासा हुआ है, जो अंबानी और एप्स्टीन के बीच बातचीत के मेल हैं, उसमें मालूम हुआ कि 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी को एप्स्टीन ने मशवरा दिया था अनिल अंबानी को कि मोदी साहब क्या करें जो अमेरिका खुश हो, ये पूछा गया था। तो एप्स्टीन ने जवाब दिया था, भेजा था लिख करके कि वो इसराइल जाएं और वहाँ जा करके नाच गाने का कार्यक्रम है तो उसमें नाचें और गाएं। ट्रंप को नाच गाना बहुत पसंद है। फिर बाद में इसराइल गए प्राइम मिनिस्टर, वहाँ वो नाचे गाए, क्या हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन एप्स्टीन लिख करके भेजता है बाद में जवाब में, इट वर्क्स, और उसने काम कर दिया। तो इससे मालूम होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इसराइल में नेतन्याहू के सामने या वहाँ कोई पार्टी वगैरह होगी उसमें नाचे और गाए थे। अब ये क्यों जाना पड़ा है? एप्स्टीन फाइल में भारत के सरकार के मंत्री का नाम शामिल है, और मोदी साहब के एक दोस्त, बहुत करीबी दोस्त अनिल अंबानी का नाम शामिल है, जिसने हाउडी मोदी का कार्यक्रम कराया था अमेरिका में, उसका भी नाम शामिल है। अब ये क्यों जाना पड़ा है उनको? तो जो स्ट्रेटेजिक मामलात की बात होती है कि इसराइल और भारत के स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, बहुत ताल्लुकात हैं, तो हम वो थोड़ा बता दें आपको कि अभी 5 दिसंबर 2025 को 2 महीने पहले तकरीबन पार्लियामेंट में, भारत के पार्लियामेंट के लोकसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सवाल के जवाब में जानकारी दी कि ओमान में 61,76,781 भारतीय नौकरी करते हैं, काम करते हैं वहाँ। कतर के अंदर 8,30,491 भारतीय काम करते हैं। सऊदी अरब में 27,37,000 से ज़्यादा। यूएई में 43,26,248 भारतीय मौजूद हैं जो वहाँ कारोबार कर रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं। कुवैत के अंदर 10,03,81 भारतीय मौजूद हैं। बहरीन के अंदर 3,17,564 भारतीय नौकरियां कर रहे हैं। अरब के देशों में कुल मिलाकर के लगभग 1 करोड़ भारतीय, हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी शामिल हैं उनमें, वह कारोबार करते हैं, नौकरियां कर रहे हैं। इसराइल में टोटल कुल कितने भारतीय हैं जो वहाँ मौजूद हैं, नौकरी कर रहे हैं? उनकी तादाद आप सुन लें, 6,362, और ये 6,362 सभी हिंदू हैं। इसराइल के साथ जो एक्सपोर्ट है भारत का वो 2 बिलियन का है, और इसराइल का जो भारत के साथ, यानी हम जो इंपोर्ट करते हैं, इसराइल से माल ख़रीदते हैं, वो 578 बिलियंस का है। यूएई के साथ जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो 179 बिलियंस, 179 बिलियंस का है। इसराइल के साथ 2 बिलियन
और यूएई के साथ तकरीबन 180 बिलियन का। यह स्ट्रेटेजिक रिलेशन है भारत के, ये पोजीशन है उनकी। सच बात यह है कि भारत के जो रिश्ते हैं आरएसएस के रिश्ते हैं इसराइल के साथ, मोसाद के साथ, और इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़े माफियाज हैं, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ आरएसएस के घनिष्ठ संबंध हैं। इसराइल भारत में आरएसएस इसराइल का मॉडल लागू किए हुए, आरएसएस की सरकारें इसराइल का मॉडल लागू किए हुए हैं। अभी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आज जब पहुंच गए, उससे पहले परसों एक दिन पहले इसराइल ने शायद गिफ्ट के तौर पर, प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं इसलिए गिफ्ट के तौर पर, वेस्ट बैंक में एक तारीखी मस्जिद थी जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानी जाती थी, उनके नाम पे बनी थी अबू बकर मॉस्क, उसको ढा दिया। यहाँ मोदी साहब के सरकार के दौर में भारत में सैकड़ों मस्जिदें ढा दी गई हैं। इसराइल ने फ़लस्तीन के अंदर तमाम मस्जिदें ढा दी, स्कूल ढा दिए, अस्पताल गिरा दिए, कत्लेआम किया वहाँ। अब ऐसे इंसानियत का कत्ल करने वाले, मासूम बच्चों का कत्ल करने वाले देश के साथ भारत को कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हासिल करनी है। देश में बहुत कुछ चल रहा है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ हो रहा है, पॉलिसी लेवल पर, फॉरेन पॉलिसी लेवल पर, इंटरनल मामलात को लेकर के देश के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। और वो यही है कि स्पेन में जैसे हुआ था वो कैसे हो, और उसमें जो तरीका है वो इसराइल मॉडल, तो वो भारत में अप्लाई किया जा रहा है इस वक्त। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो पहुंचे हुए हैं उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, मीडिया में बात हो रही है। प्रियंका गांधी कांग्रेस की लीडर, उन्होंने सवाल किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मुमकिन उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन मैं अपनी तरफ से, या जो उन्होंने कहा प्रियंका गांधी ने, वो ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इसराइल में जा करके फ़लस्तीन में जो कत्लेआम हुआ है उसकी भी बात करेंगे, उसका भी सवाल उठाएंगे। सवालों के जवाब तो वो देते नहीं, या भी नहीं देते। वहाँ अब ट्रंप ने जो टैरिफ को लेकर के बवाल खड़ा किया हुआ है उस पर बात करने गए। ईरान के साथ जो तनाव है, ईरान के साथ भी भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गए थे ईरान तो उन्होंने कहा था कि हमारे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, सांस्कृतिक हमारे संबंध है ईरान के साथ। अब ईरान के ऊपर चढ़ाई करने के लिए इसराइल तैयार बैठा हुआ है, अमेरिका तैयार बैठे हुए हैं। तो जो विश्व गुरु वहाँ गए हैं, कौन सा गुरु मंत्र देने या सीखने गए, शायद आपको पता हो, आप लोगों को पता हो तो बताने की कोशिश करें। शुक्रिया आप सभी का।